बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह साहिब। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ब्रांचिंग क्या होती है, फिर हमने ये कहा था कि जंप की दो टाइप्स होती हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप। और उसके अलावा मैंने आपको कंपेयर स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट ये बताई थी कि असेंबली लैंग्वेज में कैसे लगाते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो जंप्स की टाइप्स होती है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो आज की इस वीडियो में हम अनकंडीशनल जंप्स पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि अनकंडीशनल जंप्स वर्क कैसे करती हैं। ठीक, और उसके बाद अनकंडीशनल जंप्स की तीन टाइप्स होती हैं, शॉर्ट, नियर, फार, तो हम इनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि अनकंडीशनल जंप क्या होती है। आप सी ड्राइव में आए, यहाँ पे असेंबली का फोल्डर, जैसे हम लास्ट वीडियोस में प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने डॉस बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास, और नेसम की जो फाइल्स थी वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट करनी है, जो डाउनलोड आपने किया है। डॉस बॉक्स और नेसम आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लो और फिर उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और नेसम वाली जो फाइल है उसको यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं। न्यू में आए, यहाँ पे हमने नोटपैड बनाया। ठीक है, और इसका हम नाम रखते हैं एफ। ठीक है, और मैंने इसको एंटर किया। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको फाइल करते हैं, सेव एज करते हैं, और यहाँ से हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, फर्स्ट इसको नाम दिया और .asm आपने यहाँ पे लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जब चेक करवाई, इस तरह चेक करवाते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वो asm की यहाँ पे नहीं लिखते। तो ये asm, इसको हम कहते हैं डॉट के बाद जो आती है एक्सटेंशन, तो इसकी एक्सटेंशन asm होनी चाहिए। इसका आपको पता है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास टाइप में ये टेक्स्ट फाइल है, इसको आप डिलीट कर दो। अब ये टेक्स्ट फाइल हमारे किसी काम की नहीं है। अब देखो asm फाइल ये लिखा हुआ है, ये हमारे काम की है। इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, जो भी हम असेंबली में प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए ये वाली लाइंस एज इट इज लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिखकर जब सेंड किया तो यहाँ पे उन्होंने x की जगह ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल डाला हुआ था, यहाँ पे x की जगह उन्होंने मल्टीप्लाई का सिंबल डाला हुआ था। ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे x आता है। ठीक है, और ये वाला 0 है। सही हो गया ना? तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं डालना, x डालना है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख ली हैं। जस्ट मूव की इंस्ट्रक्शन है। ax में वैल्यू मूव हो रही है, bx में हो रही है, फिर ऐड हो रही है, फिर ax में नई वैल्यू आ गई, bx में नई वैल्यू आ गई और ऐड हो रही है। बिल्कुल इसी तरह ये भी। तो हमने मूव और ऐड की इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इस वाली लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये वाली एग्जीक्यूट होती है, ये वाली एग्जीक्यूट होती है, फिर ये वाली एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होती है। कहने का मकसद है इस ऑर्डर में ये एक एक करके ऊपर से नीचे लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा नहीं होता नॉर्मल जो फ्लो होता है एग्जीक्यूशन में। इसमें एक पहले ये होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है, इस तरह करके एक एक करके एग्जीक्यूट होती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर हम ये जो प्रोग्राम का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जंप यूज करते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने ब्रांचिंग में सीखा भी था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाली 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हों, उसके बाद ये वाली जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं ये एग्जीक्यूट ना हो, ये वाली 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन 3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने देंगे। जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस इंस्ट्रक्शन से हम जंप करके ये वाली इंस्ट्रक्शंस दरमियान से छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद नीचे वाली होगी, तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। उसके लिए हम जंप लगाएंगे, यहां से लेकर इन 3 इंस्ट्रक्शंस के ऊपर से हम जंप लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखो JMP। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको लेबल डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ पे जंप लगानी है। तो आप यहाँ पे लिखो मिड। सही हो गया, और यहाँ पे आपने लिखना है मिड और यहाँ पे कॉलन। ये याद रखना, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है। ठीक है, ये ना हो कि ये भी आपकी मिस्टेक हो। इंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसे होगा कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाला आ जाएगा। जब ये वाली लाइन आएगी तो ये JMP का मतलब है जंप कर जाओ। कहाँ पे, मिड पे। तो मिड हम अपनी मर्जी से यहाँ पे नाम देते हैं। तो अभी आपने मिड लिखा है ना, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जंप करके आ जाएगा और ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली इंस्ट्रक्शंस दरमियान से एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसके ऊपर से आपने जंप कर दिया। इसको कहते हैं अनकंडीशनल जंप, यानी विदाउट एनी कंडीशन हम जंप लगी है। जो आपने विदाउट एनी कंडीशन जो नॉर्मल फ्लो था प्रोग्राम का वो आपने चेंज कर दिया है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आपने चेंज कर दिया है।
ओके, तो उसके बाद आपको मैं डॉस बॉक्स में यही वाली फाइल एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया, फाइल सेव होगी। डॉस बॉक्स को ओपन करते हैं, CLS किया, स्क्रीन क्लियर, माउंट करते होते हैं। आपको पता है C और C कॉलन असेंबली के फोल्डर में वो फाइल पड़ी है, और उसके बाद C कॉलन। बहुत सारे स्टूडेंट्स माउंट के बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते C कॉलन। अब हमने C कॉलन लिखा, इस वजह से उनकी मिस्टेक आती है। अब हमने लिखना है नेसम। हमारी फाइल का नाम क्या था? फर्स्ट ASM वाली फाइल का लिखना है यहाँ पे, first.asm -o, और यहाँ पे हम लिखेंगे f.com। ये अब ये नेसम क्या करता है, ये जो असेंबली वाली फाइल थी ASM की, जिसके अंदर आपने असेंबली का कोड लिखा था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके f.com वाली फाइल बनाता है। तो अभी हम देखो इधर फोल्डर में आते हैं, देखो यहाँ पे f के नाम की कोई फाइल है नहीं है ना फाइल। तो हम डॉस बॉक्स में वापस आते हैं, और जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इंटर किया, तो अब आप वापस आओ यहाँ पे आप देखना है, देखो f के नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। इसके अंदर वो ये जो आपने ASM वाली फाइल थी, ये असेंबली में इसका कोड लिखा हुआ था, इसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ पे आ गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। लास्ट वीडियोस में हम पढ़ के आए हैं, आपको रिवाइज करवा रहा था। हम अब क्या करेंगे, afd.f.com, इसको डिबग करते हैं, और आपको मैं ये सिखाऊंगा कि वो जंप कैसे काम करती है। इंटर करते हैं, तो एक मिनट वो मैं प्रोग्राम ओपन कर लूँ। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम था। तो ये हम आते हैं डिबगर में। तो ये आपको पता है डिबगर में ये वाला जो सेक्शन होता है, ये मेमोरी का एड्रेस होता है, और ये हमारा प्रोग्राम होता है उसका ऑप कोड होता है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है। तो देखो प्रोग्राम में सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है, मूव AX के अंदर 5। तो ये मूव आ गया, AX में 5 आ गया। फिर मूव BX में 3, तो ये देखो मूव BX और ये 3, ठीक है। 003 ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। और उसके बाद ऐड AX BX, तो ये देखो ऐड AX BX। इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो मैं आपको भी ये सिखाऊंगा कि देखना, ये वाली पहली 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद जब ये वाली इंस्ट्रक्शन आएगी तो इससे जंप करके वो यहाँ पे आ जाएगा, मूव AX के अंदर 3, इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा, ठीक है, ऐड होने के बाद। समझ आ रही है बात की? तो मैं आपको ये सिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, F1 प्रेस करते हैं। F1, अभी देखो AX में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 0 है। F1 प्रेस किया, AX में 5 आ गया। अभी BX में 0 है, BX वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, देखना BX में 3 आ जाएगा। F1 प्रेस किया, BX में 3 आ गया। अब दोनों ऐड हो रहे हैं, और AX में और BX में क्या है, 3 और 5, और 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 8 आ गया यहाँ पर, समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जंप की है, तो यहाँ पे देखो जो हमने लिखा हुआ है जंप JMP मिड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे JMP 0113 आ रहा है। तो ये जो असेंबलर ने क्या किया है, उसको वो जो f.com वाली अपने फाइल बनाई है उसके अंदर इसने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पे एड्रेस इसने लिखा है। वो कैसे लिखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो JMP 0113, इसका मतलब है ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी एड्रेसेस ये लिखे हुए हैं ना, तो वो कहाँ पे जंप लगा देगा, 0113 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन पे जंप लगा देगा। इसका मतलब है ये वाली तीनों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब देखो प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जो JMP वाली इंस्ट्रक्शन है इसके बाद तो मूव AX 0001 ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो वो 0003 इस वाली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा, 0113 वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो ये कह रहा है जंप करो 0113 वाले एड्रेस पे, तो हम F1 प्रेस करते हैं, तो ये देखो 0113 वाली आ गई इंस्ट्रक्शन। तो वो जो 3 इंस्ट्रक्शन थी दरमियान में वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, प्रोग्राम में 3 इंस्ट्रक्शन से जंप कर दिया, वो ये वाली 3 इंस्ट्रक्शन थी, इस पे से उसने जंप कर दिया, समझ आ गई। और उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन आ गई है 3 और फिर वो ऐड हो रहा है। तो AX में देखो 3 आ गया, BX में 3 आ गया, ऐड हो रहा है। F1 प्रेस किया, और फिर हम F1 प्रेस करते हैं तो ये 4COO ये वाली इंस्ट्रक्शन आ गई। अब F1 प्रेस करते हैं तो देखो लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन। अब F1 प्रेस करेंगे तो बस बात खत्म, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस तरह करके एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, समझ आ गई बात। जंप से इस तरह करके जंप लगती है। अब मैं अगर यहाँ से इसको उठाऊं, यहाँ से इसको मिटाता हूँ और स्टार्ट पे मैं लगा देता हूँ JMP वाली इंस्ट्रक्शन, और ये मिड को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा पहली इंस्ट्रक्शन कह रहा है मिड पे जंप कर जाओ, तो देखिएगा मिड कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सारी इंस्ट्रक्शन में मिड ढूंढेगा, मिड उसको यहाँ पे मिलेगा, तो वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर से जंप लगाकर यहाँ पे आ जाएगा। ये कोई इंस्ट्रक्शन ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, प्रोग्राम चलते ही
बंद हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एस किया, सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसका लेबल हम चेंज कर लेते हैं। अब ये मिड पे तो नहीं ना जा रहा, ये आपकी मर्जी होती है, जो मर्जी लेबल रखो। तो अब एंड हो रहा है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये एंड पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं एंड, और ये कॉलन है। दोबारा हम डॉस बॉक्स में आते हैं, इसको दोबारा उसी तरह करके एग्जीक्यूट करेंगे, माउंट सी और यहाँ पे सी कॉलन असेंबली उसी तरह करेंगे। nesem first.asm-of.com इंटर करेंगे और बेसिकली वही ना, माउंट के बाद सी कॉलन वाली इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। वो नहीं लिखा तो मैंने इलीगल कमांड आ रहा है, तो सी कॉलन लिखा। अब दोबारा nesem लिखता हूँ, fir.asm-of.com इंटर किया और f.com। इस तरह हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं जब ये f.com लिखते हैं। एनीवेज जब अगर ओपन किया f.com, यहाँ पे आते हैं, देखो पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी आ रही है, जंप वाली। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा देखना उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए 0x4COO वाली, ठीक है। हालांकि प्रोग्राम में क्या है, ये वाली इंस्ट्रक्शन है 5 वाली नेक्स्ट, लेकिन वो जंप कर जाएगा लास्ट वाली पे। तो 011B वाली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वहां पे आएगा। नेक्स्ट एड्रेस क्या, 103। F1 प्रेस करते हैं तो देखो F1 प्रेस किया तो 011B वाली एड्रेस पे आ गया। और कौन सी इंस्ट्रक्शन पे आ गया, AX4COO। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, योर प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके एग्जिट करते हैं। तो ये मैं आपको सिखा रहा था कि इसने जंप करके एंड में आ गया, तो इसको कहते हैं अनकंडीशनल जंप। तो आपको पहला जो टॉपिक था आपका अनकंडीशनल जंप, वो क्या होती है आपको समझ आ गया, लगाते कैसे हैं वो भी समझ आ गया। अब कब लगानी है ये आपने सोचना है, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग करेंगे कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा लगा के, कोई एग्जांपल करेंगे। अब हमने ये सीखना है कि अनकंडीशनल जंप वर्क कैसे करती है, रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने कोड पे, कंट्रोल जी प्रेस किया, फिर कंट्रोल जी प्रेस किया, नहीं हो रहा। तो हम इस मिड को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं, जो हमारा पहले वाला प्रोग्राम था, और यहाँ पे हम मिड करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे हम लेकर आते हैं। बेसिकली होगा ऐसे, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा पहले ये वाली 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद जंप मिड आ जाएगा, तो वो ये वाली 3 इंस्ट्रक्शंस के ऊपर से जंप कर देगा, यानी जो हमने पहले किया था। तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और डॉस बॉक्स में आते हैं, उसी तरह करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। CLS किया, माउंट सी और सी कॉलन, यहाँ पे असेंबली इंटर किया, सी कॉलन। और अब दोबारा इसको nesem की फाइल से एग्जीक्यूट करेंगे, nesem first.asm-o और f.com इंटर करेंगे। f.com किया तो देखो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरह। अब हम AFD लिखते हैं f.com। जब अगर मैं उस फाइल को ओपन किया तो पहली जो थी इंस्ट्रक्शन वो कौन सी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मूव AX। तो ये पूरा प्रोग्राम है, जो नोटपैड वाली फाइल थी ना, वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो अब बेसिकली मैंने जो आपको सिखाना है रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है और ये जंप कैसे लगती है अनकंडीशनल, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मजे की बात है, क्योंकि इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, हम F1 प्रेस करते हैं, फिर F1 प्रेस करते हैं। अब ये क्या होगा, AX में 5 है और 3 है, तो F1 प्रेस करते हैं तो देखो AX में 8 आ गया। अच्छा, सोचने की बात ये है कि देखो पहले 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद आपने यहाँ पे JMP मिड लिखा है, तो यहाँ पे JMP 0113 लिखा आ रहा है। ये कैसे लिखा है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। तो ये प्रोसेसर कैलकुलेट करता है, ये ऐसे नहीं है कि तुमने 113 वाले एड्रेस पे जंप कर दिया, प्रोसेसर कैलकुलेट करके यहाँ पे करता है, ठीक है। तो वो कैसे करता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो 0113 JMP 0113 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं जंपिंग एड्रेस। ये कहता है कि जंप कर जाओ इस एड्रेस पे, तो ये एड्रेस, इसको हम कहते हैं जंपिंग एड्रेस। तो जंप एड्रेस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है, जंप एड्रेस इज इक्वल टू IP वैल्यू प्लस ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। तो वो आपको बताता हूँ। IP वैल्यू का आपको पता है क्या होती है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उस इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं IP वैल्यू। अब देखें JMP है ना, जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है वो आप देखें। ये वाली जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, 010B। तो IP वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 010B, समझ आ गई। और अब रही बात ऑफसेट की, तो ऑफसेट वो असेंबलर कैलकुलेट करता है। ऑफसेट बेसिकली ये बताता है कि जो IP वैल्यू है तुमने उससे
बैक जाना है या आगे जाना है, कितनी बाइट्स तुमने आगे जंप करनी है वो ये बताता है, या कितनी बाइट्स बैक जाना है वो यही बताता है। ठीक है, तो ऑफसेट हमें कहाँ से मिलेगा, ऑफसेट हमें यहाँ से मिलेगा। ये देखो, ये असेंबलर ने क्या किया है कि ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी इसको इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये जो JMP थी इसका ऑप कोड क्या है, E9, समझ आ गई, और उसके आगे लिखा हुआ है 0800। तो आपको पता है बिग इंडियन और लिटिल इंडियन लास्ट वीडियोस में हम पढ़ के आए हैं, मेमोरी के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो ये 0800 लिखा हुआ है, तो जब ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा क्या है 00 और उसके बाद 08। ठीक है, तो ये उसने उल्टा करके लिखा हुआ है। हम पढ़ के आए हैं कि लिटिल बिग इंडियन में डाटा को मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 8 उसने कैसे कैलकुलेट किया, उसने 8 ऐसे कैलकुलेट करता है कि आईपी की जो भी वैल्यू होती है ना उसके अंदर तुमने कितना ऐड करना है तो तुम्हारे पास जंप एड्रेस आ जाए। अभी आईपी की ये वैल्यू है, इसके अंदर हम 8 ऐड करें तो वो हमें इसके ऊपर ले आएगा। अगर ये माइनस में होता तो हमें फिर ऊपर जाना पड़ता, प्रोग्राम में बैक वाली इंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ता। तो यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को पेस्ट करते हैं, तो ये आ गई हमारे पास आईपी वैल्यू और ये हमारे पास आ गया ऑफसेट वैल्यू। तो आईपी वैल्यू क्या थी, ये वाली 010 बी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका नेक्स्ट वाला एड्रेस, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ऑफसेट वैल्यू हमें कहाँ से मिली, 0800। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है वो क्या है 080008। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे क्या वैल्यू आती है, तो वो हमारे पास जंपिंग एड्रेस आएगा। तो ये दोनों हेक्साडेसिमल नंबर हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या गूगल पे आप लिखो ऑनलाइन हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, तो ये आप लिखो। तो हमारे पास दोनों नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 010B और 0008, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो इस वेबसाइट में हम लिखते हैं क्या नंबर था 010B और दूसरा क्या था 3 दफ़ा 0 और फिर 8 और दरमियान में आपने प्लस करना है। तो कैलकुलेट पे क्लिक करो, देखो आंसर क्या आता है, अभी कैलकुलेट हो रहा है। देखो आंसर क्या है, हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू आई है वो क्या है 113। तो इस तरह प्रोसेसर ने कैलकुलेट किया और यहाँ पे 0113 वो जो हमने एंड लिखा था या जो मिड लिखा था उसकी जगह उसने क्या किया, यहाँ पे 0113 लिख दिया। इसको कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। इस तरह करके प्रोसेसर ने कैलकुलेट किया है। बात समझ में आ गई? ओके, तो आपको मुबारक हो कि आपने ये भी सीख लिया कि अनकंडीशनल जंप वर्क कैसे करती है। अब हम ये पढ़ेंगे अनकंडीशनल जंप की कितनी टाइप्स होती हैं। तो अनकंडीशनल जंप की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंट्रा सेगमेंट जंप, एक होती है इंटर सेगमेंट जंप। इंटर सेगमेंट जंप वो होती है जो कि करंट कोड सेगमेंट के अंदर ही लगाई जा सकती है, आउटसाइड नहीं लगाई जा सकती एक कोड सेगमेंट से। बात समझ आ गई? इंटर सेगमेंट जंप वो होती है जो कि सेगमेंट के अंदर भी लगाई जा सकती है, आप सेगमेंट के आउटसाइड भी लगा सकते हो, यानी कि आप मेमोरी में किसी भी जगह पे जंप कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो इंटर सेगमेंट जब 2 होती हैं, शॉर्ट और नियर, और इंटर सेगमेंट जब होती है फॉर, एक ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों जंप्स ऐसी होती हैं जो सेगमेंट के अंदर लगाई जा सकती हैं। ये वाली जंप सेगमेंट के अंदर भी लगाई जा सकती है, सेगमेंट के आउटसाइड भी लगाई जा सकती है। मेमोरी में किसी भी जगह को, किसी भी एड्रेस को हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है बात? और ये तीनों जंप्स अनकंडीशनल होती हैं, यानी कि इनको जंप करने के लिए आपको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये विदाउट कंडीशन वर्क करती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शॉर्ट जंप जो होती है इसका साइज 2 बाइट्स होता है, नियर जंप का साइज 3 बाइट्स होता है, फॉर जंप का साइज 5 बाइट्स होता है। ये आप याद कर लेना, तो हो सकता है आपसे पूछा जा सके, आप क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो इससे हमने अभी एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम वो थी नियर जंप। ठीक है, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ डिबगर से। यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है JMP 010C। तो ये जो JMP लिखा हुआ है ना, देखो असेंबलर ने इसका ऑप कोड कन्वर्ट किया, तो ये क्या लिखा हुआ है E9। बात समझ आ रही है? तो ये E9 जो लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा था कि जो नियर जंप का ऑप कोड होता है उसको E9 कहते हैं, शॉर्ट जंप का इसी तरह जो ऑप कोड होता है उसको EB कहते हैं, और फॉर जंप का जो ऑप कोड होता है उसको EA कहते हैं। क्लियर है बात? ओके, तो आप डिबगर में देख सकते हो कि E9 के आगे एक नंबर लिखा हुआ है 0600, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो 06 है ना, इसको हम यहाँ पे कहेंगे लो डिस्प्लेसमेंट, और उसके आगे देखो लिखा हुआ है 00, तो इसको हम कहते हैं हाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि E9 1 बाइट का हो गया, 06 2 बाइट्स होगी और 00 3 बाइट्स होगी, इसलिए हम कहते हैं कि नियर जंप जो होती है वो 3 बाइट्स की होती है। क्लियर बात? और जो शॉर्ट जंप होती है वो 2 बाइट्स की होती है। एक जंप का ऑप कोड JMP का आ गया,
ईबी और एक बाइट डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो एक बाइट के अंदर आपको पता है कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं एक बाइट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 बिट्स बना लेते हैं अपने पास, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 बिट्स होगी। और आपको पता है ये वाली बिट होती है, इसको साइन बिट कहते हैं। ये साइन को बताने के लिए यूज होती है, ठीक है। अगर इसके साथ 1 हो तो हम कहते हैं कि नंबर नेगेटिव है, अगर इसके साथ 0 हो तो हम कहते हैं नंबर पॉजिटिव है। क्लियर? बाइनरी में ये निशानी होती है। एक बिट हम रिजर्व कर लेते हैं साइन के लिए, वो हमें ये बताती है कि ये साइन पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है। तो कितने बिट्स बची पीछे? 7, ठीक है। तो इसका मतलब है 7, एक तो हो गया हमारे पास साइन के लिए। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि 128 बाइट्स से लेकर हम पॉजिटिव 127 बाइट्स तक एक सेगमेंट के अंदर अगर जंप करते हैं तो हम उसको कहेंगे ये शॉर्ट जंप है। बात समझ में आ गई? और उसके बाद आते हैं हम नियर जंप में। नियर जंप का साइज एक बिट ये होगी और एक बिट ये होगी। कितनी बाइट्स होगी? डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 बाइट्स होगी। तो 2 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं? 16 बिट्स। तो इसका मतलब है नियर जंप क्या होती है, इसकी रेंज पूरे सेगमेंट जितनी होती है, यानी एक सेगमेंट के अंदर हम किसी भी जगह पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नियर जंप। अब शॉर्ट जंप और नियर जंप, इन दोनों को हम कहते हैं रिलेटिव होती हैं। ये जंप्स रिलेटिव्स होती हैं कि मतलब इसके लिए हमें एड्रेस नहीं देना पड़ता, हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो वो क्या करता है, खुद से प्रोसेसर, जैसे आपको मैंने बताया था रिलेटिव एड्रेसिंग से, वो खुद से प्रोसेसिंग करके एड्रेस जनरेट करता है कि मेमोरी के अंदर कौन सी जगह पे कौन सी इंस्ट्रक्शन पे जंप करनी है उसने, इसलिए इसको रिलेटिव कहते हैं। और जो ये नियर जंप होती है इसकी रेंज -3268 बाइट्स से लेकर +63268 बाइट्स तक होती है। इस रेंज तक हम सेगमेंट के अंदर किसी भी जगह पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है। अब एक और बात है कि ये जो शॉर्ट जंप और नियर जंप होती हैं ये रिलेटिव होती हैं, मतलब कि इसके लिए एड्रेस नहीं दिया जाता, प्रोसेसर खुद एड्रेस कैलकुलेट करता है, पोजीशन रिलेटिव, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। जो ये फार जंप होती है ये एब्सोल्यूट होती है, इसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस दिया जाता है कि कहाँ पे तुमने जो है जंप करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो फार जंप होती है वो कैसे एड्रेस दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सेगमेंट का एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, कि कौन से सेगमेंट में, फिर उसके बाद ऑफसेट भी दिया जाता है कि सेगमेंट, कौन से सेगमेंट के अंदर कौन से जगह पर तुमने जंप करनी है, ठीक है। तो ये दोनों इसको दिए जाते हैं। तो 2 बाइट्स इसकी होती हैं सेगमेंट्स की और 2 बाइट्स होती हैं ऑफसेट की। तो ये जो सेगमेंट एड्रेस होता है वो क्या, वो CS रजिस्टर के अंदर लोड हो जाता है, और ये जो ऑफसेट एड्रेस होता है ये जो IP रजिस्टर होता है उसके अंदर लोड हो जाता है। उसके बाद आपको पता है सेगमेंट रजिस्टर से और IP रजिस्टर से फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है, ठीक है, वो आप मेमोरी सेगमेंटेशन में पढ़ के आए हो। तो फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है और इस जंप को डायरेक्ट एड्रेस मिल जाता है कि तुमने इस जगह पर जंप करना है, ठीक है। तो इसको एड्रेस मिलता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट करते हैं। इनको एड्रेस नहीं मिलता, इनको ऑफसेट मिलता है। और एक और बात आपने नोट की है वो ये है कि इसमें सेगमेंट एड्रेस दिया गया है साथ, ठीक है, इसमें सेगमेंट एड्रेस नहीं दिया गया। उसकी क्या रीजन है? उसकी ये रीजन है क्योंकि ये दोनों तो विद इन सेम सेगमेंट के अंदर होती हैं, उसी सेगमेंट कोड सेगमेंट में है, लेकिन इसका कोड सेगमेंट भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कोड सेगमेंट का भी एड्रेस दिया जाता है, और इससे मेमोरी के अंदर हम किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जंप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो थी प्रोग्राम को कंट्रोल करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो एक दफ़ा फिर आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। वो ये है कि ये देखो डिबगर में हमने किया था, रिलेटिव वाले आपको बता देता हूँ। वो ये है कि रिलेटिव पोजीशन एड्रेसिंग ये होती है कि IP रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर हम ऑफसेट को ऐड करते हैं, ठीक है, या माइनस करते हैं, जिससे हमारे पास एक नया एड्रेस आता है जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ये ऐसे करके जनरेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने अनकंडीशनल जंप्स के बारे में पढ़ा है, शॉर्ट, नियर, फार वगैरह। तो आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की कुछ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।